मैं डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी, जुत्थादल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज के ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों को यह बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी संस्कृत भाषा है वो पूर्व में या पहले बोलचाल की भाषा थी, अर्थात यह संस्कृत भाषा आम जनों की बोलचाल की भाषा थी या आम मनुष्य, आम जनता, आम व्यक्ति भी अपने क्रिया कर्मों को, वाद विवादों को संस्कृत के माध्यम से ही करता था। यह संस्कृत भाषा पूर्व में बोलचाल की भाषा थी या नहीं थी, इस संदर्भ में मैं छात्रों को यह बताना चाहूँगा कि प्राचीनकाल में यह हमारी प्राचीन संस्कृत भाषा जन भाषा थी, समान व्यक्तियों की बोलचाल की भाषा थी, क्योंकि विश्व साहित्य के भाषा विज्ञान या हमारे संस्कृत साहित्य के इतिहास के अध्ययन पश्चात यह सिद्ध होता है कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, अर्थात संस्कृत भाषा के द्वारा ही अन्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, या हम यह कह सकते हैं कि हाँ, इसे देव भाषा संस्कृत से ही अन्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई, अर्थात भाषा विज्ञान के तर्कों के आधार पर हमारे भोला शंकर व्यास, देवेंद्रनाथ शर्मा, मैकडोनल आदि विद्वानों ने यह अपने तर्कों से सिद्ध किया है कि यह संस्कृत भाषा ही पूर्व में बोलचाल की भाषा थी। इसके द्वारा ही समाज के लोग अपने अंतरात्मा को दूसरों के प्रति पहुंचाते थे। इस संदर्भ में मैं पूर्ववर्ती आचार्यों का जिक्र करना आवश्यक समझता हूँ, जैसा कि हमारे नृत्य के रचनाकार यास्क महोदय, पाणिनि के अष्टाध्यायी और पतंजलि के महाभाष्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उनके समय में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है कि विद्वानों की भाषा संस्कृत थी, परंतु आवश्यकता अनुसार सामान्य जन भी वाद विवादों में संस्कृत का प्रयोग ही करते थे। इस तरह इस निष्कर्ष पर हम पहुँचते हैं कि यह संस्कृत भाषा जन भाषा थी, बोलचाल की भाषा थी। यह देववाणी या गिरावाणी संस्कृत प्राचीन समय में बोलचाल की भाषा थी। इस समर्थन में कुछ तर्क दिए जा सकते हैं, जैसे नृत्यकार
यास्क ने 700 ईस्वी पूर्व संस्कृत को बोलचाल की भाषा कहा है एवं वैदिक साहित्य ने इसे पृथक माना है। अर्थात लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत दो संस्कृत है। वैदिक संस्कृत वह है जिसमें वेद मंत्र, वेद के देवता, उनके ऋचाएँ और स्तुति आदि का वर्णन किया गया है। लौकिक संस्कृत वे हैं जिनमें काव्य, महाकाव्य, नाटक, कथा, गीतिकाव्य, चंपू काव्य, इस सब का उल्लेख जिस संस्कृत में मिलता है उसे लौकिक संस्कृत कहते हैं। और वैदिक संस्कृत वेदों से युक्त है, जो प्रायः लीट लकार में पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि यह यास्क के अनुसार संस्कृत भाषा जन भाषा थी। फिर दूसरा तर्क यह दिया जा सकता है कि पाणिनि ने 5वीं शताब्दी में अनेक सूत्र ऐसे किए हैं जिसके अंत में, आशीर्वाद के अंत में प्लुत की संज्ञा दी गई। प्लुत में तीसरी मात्रा, हर्ष 1 मात्रा, दीर्घ 2 मात्रा और प्लुत 3 मात्रा। अर्थात पाणिनि के अष्टाध्यायी में बोलचाल के जो नियम बनाए गए थे उसके अंत में प्लुत और आशीर्वाद आदि शब्दों के में भी स्वर के आखिरी स्वर को प्लुत से जोड़ा गया है। अर्थात 3 मात्राओं से युक्त माना गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह प्राचीनकाल 5वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी में भी इसका प्रचलन था। यह बोलचाल की भाषा थी। रामायण और महाभारत काल में भी इसे पवित्र देववाणी को बोलचाल की भाषा माना गया है, क्योंकि हनुमान जब सीता की खोज के लिए लंका जाते हैं तो अशोक वाटिका में जाने पर उन्हें तरह तरह के शंकाएँ होती हैं कि मैं सीता से किस भाषा में संवाद करूं, अर्थात उससे वार्ता करूं। फिर अपने तर्क वितर्क करने के पश्चात पवन पुत्र हनुमान इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मैं जगत जननी माँ से संस्कृत भाषा में ही बात करूँगा, और ये संस्कृत भाषा में ही सीता से वार्ता करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि उस काल में, रामायण काल में, सीता संस्कृत भाषा बोलती थी या संस्कृत भाषा जानने में समर्थ थे। और हनुमान जो व्याकरण के अच्छे ज्ञाता है, ये संस्कृत भाषा को जानते थे, इसलिए उन्होंने संस्कृत भाषा में ही अपना परिचय या संवाद किया। रामायण में एक और घटना आती है कि इल्वल नाम का एक राक्षस था। वो इल्वल नामक राक्षस संस्कृत भाषा को अच्छी तरह से बोलता था। एक बार ब्राह्मणों के निमंत्रण देने के लिए वो ब्राह्मण रूप बनाया, और ब्राह्मणों को निमंत्रण देते समय संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया। अतः इस तर्कों के आधार पर, इस तथ्यों के आधार पर हम देखते हैं कि एक तरफ जगत जननी सीता संस्कृत जानती है, समझती है, पवन पुत्र हनुमान संस्कृत बोलने में समर्थ है, एवं जो राक्षस था इल्वल नामक राक्षस, वो भी संस्कृत भाषा को अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि ब्राह्मणों के निमंत्रण देते समय वो इल्वल ने संस्कृत में ही वार्ता किया, ब्राह्मणों को निमंत्रित किया।
इस प्रकार हम देखते हैं कि रामायण काल में भी संयुक्त बोलचाल की भाषा थी, अर्थात इसे आम जनता भी बोल समझ लेते थे। ठीक उसी प्रकार विद्वानों ने एक दूसरा तर्क दिया है कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में हिमालय और विंध्य के मध्यवर्ती क्षेत्रों में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी, अर्थात हिमालय और विंध्य, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्य, जहाँ विंध्य पर्वत पर हमारी विंध्याचल माई निवास करती है, विंध्यवासिनी निवास करती है, अर्थात उस विंध्य पर्वत से दक्षिण के विंध्य पर्वत और उत्तर के हिमालय पर्वत तक लोगों का मध्य प्रदेशों में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। इस प्रकार हम संस्कृत साहित्य के अध्ययनों से पूर्व परिचित हो जाते हैं कि संस्कृत भाषा पूर्व काल में जन भाषा थी, इसे आम जनता भी अच्छी तरह से बोलते थे, समझते थे। बौद्ध कवि अश्वघोष ने प्रथम शताब्दी में प्राकृत को छोड़कर संस्कृत भाषा में बुद्ध चरित और सुंदरानंद महाकाव्यों की रचना की, अर्थात अश्वघोष ने प्राकृत भाषाओं को परित्यक्त कर संस्कृत भाषा में इसलिए बुद्ध चरित जैसे महाकाव्य की रचना की क्योंकि संस्कृत के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार हो चुका था। उस समय जिस पर समय प्रथम शती में जब अश्वघोष ने अपने से महाकाव्य की रचना की, बुद्धचरित और सुंदरानंद, उस समय संस्कृत भाषा जन भाषा थी, अर्थात हमारे विद्वानों का तर्क है कि बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हो रहा था वह भी संस्कृत के ही माध्यम से हो रहा था। अतः इस तर्क के आधार पर प्रथम शती में संस्कृत भाषा जन भाषा थी। ठीक इसी प्रकार अन्य विद्वानों ने तरह तरह के अपने तर्क एवं प्रमाण दिए हैं, जैसा कि चरक का नाम हम सब जानते हैं, चरक संहिता। चरक आयुर्वेद के एक अच्छे वैद्य हैं। तो चरक संहिता में वैद्यों के वार्तालाप संस्कृत में बताया गया है प्रथम सदी में, अर्थात प्रथम सदी में चरक संहिता के प्रतिपादक निर्माणकर्ता चरक ने यह सिद्ध किया है कि प्रथम शती में ही जो वैद्य होते थे, आयुर्वेद के सिद्धांतों पर औषधियों के निर्माण करने वाले, वे वैद्यों का वार्तालाप इन संस्कृत भाषाओं में होता था, अर्थात प्रथम शती में यह संस्कृत भाषा जन भाषा थी। इस आधार पर भी कहा जा सकता है कि चरक के मतानुसार कि संस्कृत भाषा पूर्व काल में जन भाषा थी, लोगों की बोलचाल की भाषा थी। लोग अपने विचारों को, तर्कों को संस्कृत के माध्यम से प्रकट करते थे और एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जो वार्तालाप होता था वह भी संस्कृत भाषा में होता था। अतः यह संस्कृत भाषा बोलचाल की भाषा थी, यह पूर्णतः सत्य है, प्रमाणिक है।
पुनः हमारे विद्वानों ने एक अन्य तर्क दिया है कि द्वितीय शताब्दी में जो शिलालेख आदि लिखे गए थे, ये शिलालेख, दानपत्र, राजकीय शासन पत्र सभी संस्कृत में ही मिलते हैं। अर्थात उधर चरक संहिता कहता है कि प्रथम शताब्दी में वैद्यों की बोलचाल की भाषा थी। अश्वघोष का मानना है कि उसने प्रथम शती में प्राकृत को छोड़कर संस्कृत भाषा को ही अपना माध्यम बनाया, क्योंकि उस समय संस्कृत भाषा जनमानस की भाषा थी, बोलचाल की भाषा थी। पुनः जो हमारा एक विद्वानों का तर्क है, मानना है कि प्रथम शती के समय अर्थात द्वितीय शताब्दी में जो शिलालेख, दानपत्र आदि जो मिलते हैं और संस्कृत भाषा में ही लिखे गए थे, संस्कृत भाषा में थे। अतः यह संस्कृत भाषा उस समय प्रचलन में थी, तभी तो कारीगर इत्यादि भी संस्कृत भाषा को अच्छी तरह जानते थे, जिससे वो शिलालिखाओं पर इसे अंकित किए। फिर एक अन्य तर्क है, इससे समझ में प्राप्त होता है कि जब चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था, तो ह्वेनसांग जब 6ठी शताब्दी में भारत आया तो उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जोरों पर था और बौद्ध धर्म के जो प्रचारक थे, मतावलंबी थे, उन लोगों का शास्त्रार्थ या वाद विवाद संस्कृत भाषा में ही होती थी। अर्थात ह्वेनसांग के 6ठी शताब्दी में आने के पूर्व भी यह संस्कृत भाषा बोलचाल की भाषा थी। सभी लोग इसे सुगमता से अपने दैनिक कार्यों में प्रयोग करते थे। तभी तो जो ह्वेनसांग जो चीन से आया था, वो कहा है कि उसने अपने तर्क दिया है कि भारत यात्रा के समय बौद्ध भिक्षुक लोग संस्कृत में ही वार्ता करते थे, वाद विवाद अपना तर्क वितर्क करते थे। इसलिए यह 6ठी शताब्दी में भी पुष्पित एवं फलित था। एक दूसरा तर्क है जो मान तर्क है, संस्कृत नाटक। अर्थात हमारे विद्वानों का तर्क है जो संस्कृत नाटक की रचना पूर्व में की गई थी वो आज भी प्रचलन में है। क्योंकि यह संस्कृत भाषा के साथ साथ प्राकृत में भी पाया जाता था। अर्थात उस समय लोगों के समझ में, बोलने में यह भाषा प्रयुक्त होती थी, तभी तो इन नाटकों का मंचन और अभिनय संस्कृत भाषा में किया जाता था। अर्थात इस नाटकों के अभिनय के आधार पर भी यह कहा जा सकता है कि यह संस्कृत भाषा पूर्व काल में बोलचाल की भाषा थी।
पुनः हमारे पूर्ववर्ती विद्वानों का मत है कि संस्कृत भाषा रामायण काल महाभारत काल में पूर्ण रूप से प्रयुक्त होता था, क्योंकि उस समय जो संस्कृत रामायण या महाभारत का पाठ कथा इत्यादि होता था तो आम जनता भी इसके रसास्वादन करती थी, अर्थात वे संस्कृत भाषा से परिचित थे। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह संस्कृत भाषा बोलचाल की भाषा निश्चित रूप से रही होगी। राजा भोज के समय जो हम संस्कृत साहित्य के एक जो श्रेष्ठ विद्वान कुशल नाटककार, एक अच्छे समाज से कुशल राजा के रूप में जो भोज गिने जाते हैं, उस समय भोज के समय में भी संस्कृत भाषा को बहुत ही प्रोत्साहन मिला था। भोज के राज में समान व्यक्ति भी संस्कृत में वार्ता इत्यादि करता था। इससे स्पष्ट होता है कि संस्कृत भाषा बोलचाल की भाषा थी। संस्कृत के दरबार में, भोज के दरबार में संस्कृत भाषा का इतना उपयोग होता था कि उनके अंतःपुर में रानियों के साथ साथ दासियां भी संस्कृत में वार्ताएं करती थी। इस प्रकार भोज के भोज प्रबंध के द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि पूर्व में यह संस्कृत भाषा बोलचाल की भाषा थी। भोज के अतिरिक्त उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य का नाम हम सभी लोग जानते हैं। उस विक्रमादित्य के राज्य में भी संस्कृत भाषा बोलचाल की भाषा थी, क्योंकि उनके राज दरबार में, उनके राज के अंतर्गत रानियां, दासियां, सेविकाएं, भृत्य आदि सभी संस्कृत में वार्ताएं करते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा भोज एवं विक्रमादित्य के समय काल में भी संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार जोरों पर था और यह भाषा आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। अर्थात भोज एवं विक्रमादित्य के समय में संस्कृत भाषा बोली जाती थी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह बोलचाल की भाषा थी। इतना ही नहीं, कश्मीरी कवि कलहड़ ने 11वीं सदी में अपने आत्मकथा में उल्लेख किया है कि कश्मीर की स्त्रियां संस्कृत एवं प्राकृत दोनों भाषाओं को बड़े ही बखूबी से बोलती और समझती थी। अतः इन सब तर्कों के आधार पर
हम यह पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि यह हमारा संस्कृत भाषा, यह संस्कृत वाणी, यह देव भाषा या गिरा भाषा संस्कृत पूर्व काल में, पूर्व समय में बोलचाल की भाषा थी। क्योंकि इन तर्कों के आधार पर हम देखते हैं कि पूर्व में विभिन्न क्षेत्रों में विद्वान पुरुषों अपना तर्क वितर्क संस्कृत में करते थे। चरक संहिता के प्रतिपादक चरक का मत है कि प्रथम सदी में ही उनके वेदों का संस्कृत भाषा में ही वार्ता होती थी। राजा भोज के दरबार में भी संस्कृत का प्रयोग धड़ल्ले से किया जाता था एवं साथ साथ विक्रमादित्य के दरबार में भी दरबारी गणों के साथ साथ अमात्य मंत्री स्त्रियां सभी संस्कृत भाषा को अच्छी तरह से जानती और बोलती थी। यही नहीं, विद्वजन बोले तो क्या बोला, यह संस्कृत भाषा इलवल नामक राक्षस भी बोलता था, जो रामायण काल की बात है। क्योंकि इलवल नामक राक्षस ने ब्राह्मण का रूप लेकर धोखा से ब्राह्मणों को निमंत्रण देने के लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था, ताकि ये विद्ध ब्राह्मण यह न समझे कि यह राक्षस का निमंत्रण है। संस्कृत जानकर यह समझ जाए कि यह कोई वास्तविक रूप से ब्राह्मण का ही निमंत्रण है, अर्थात यह संस्कृत भाषा जब राक्षस बोल सकता है, राक्षस संस्कृत भाषा का प्रयोग कर सकता है, तो यह कल्पनीय है, सोचनीय है, माननीय है कि मनुष्य इन भाषा का प्रयोग क्यों नहीं करता होगा। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह संस्कृत भाषा पूर्व में बोलचाल की भाषा थी। लोग अपने तर्क वितर्क वाद विवाद संस्कृत में ही करते थे। जयतु संस्कृतम जयतु हिंदी।